दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। देखने वाले हैं ल्यूसेंट फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 प्रेशर के बारे में। ये पूरा का पूरा इंग्लिश टेक्स्ट में होगा, उसको समझाने वाला हूँ आपको अच्छे तरह से, तो देखते रहिए। सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रेशर क्या होता। दोस्तों, प्रेशर कुछ नहीं होता, प्रेशर एक्चुअली एक फोर्स ही है। प्रेशर क्या है? एक फोर्स ही है जो एक एरिया पर लगता है पर्टिकुलर। अगर यूनिट एरिया पर लगेगा, ये फोर्स यूनिट एरिया पे लग रहा है, तो इसी फोर्स को कहा गया है प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन किस तरह की हो जाएगी? प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। प्रेशर इज इक्वल टू हो गया एफ अपॉन ए। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको तैयारी के हिसाब से। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। रटने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां से निकल कर जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल भी बोलते हैं, इसको पास्कल बोलते हैं। तो पास्कल हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट। ये बता चुका हूं आपको, जितनी भी बाय नेम यूनिट होती हैं वो सारी की सारी एसआई यूनिट होती हैं। और प्रेशर जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसमें एरिया, एक तो एरिया आ जाता है जो कि खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसमें डायरेक्शन नहीं होती है प्रेशर में। प्रेशर में बस यूनिट एरिया पे लगता है, डायरेक्शन नहीं होती किस डायरेक्शन में लगना है। अब प्रेशर के हिसाब से आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बता दूं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ उन पर जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर के द्वारा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो स्टैंडर्ड कैलकुलेट करने के लिए एक मरकरी कॉलम लिया गया। मरकरी कॉलम को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। तो इसके अंदर जो मरकरी थी, मरकरी फिल की गई और उस पर जब प्रेशर लगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वजह से मरकरी जो थी 76 सेंटीमीटर हाइट तक चली गई, 0 से लेकर। तो ये 76 सेंटीमीटर हाइट तक चली गई। तो ये मरकरी कॉलम के अंदर 76 सेंटीमीटर हाइट तक जितना भी मरकरी पहुंचा है, इसका वेट जो है, इसका वेट वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। बस इसमें ये है। अगर इसका स्टैंडर्ड यूनिट देखा जाए तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है 1.01 बार के। बहुत बार पूछा गया है कि बार किस चीज का यूनिट है, तो बार जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है, और जिसकी वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको 760 टोर भी बोलते हैं, टोर। ये वर्ड जो है टोर, ये पूछा गया था साइंटिफिक असिस्टेंट में, जो 1102 पदों पर भर्तियां निकली थी। अभी उसका रिजल्ट भी नहीं आया है, बहुत जल्द उसका रिजल्ट आने वाला है। तो उसमें पूछा गया था कि टॉर किस चीज का यूनिट है, तो टॉर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है। ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है, जिसकी वैल्यू होती है 760 टॉर। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 760 टॉर के बराबर होता है, ना कि 76 के। ध्यान रहे, 76 नहीं है यहाँ पर, 760 है। तो 760 टॉर के बराबर होगा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप ध्यान से देखें जरा इसको जरा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं जो आपने नोटिस नहीं किए शायद। आपको देखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, स्टैंडर्ड लेते हैं मरकरी कॉलम का 76 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर पर ध्यान दीजिएगा। तो 76 सेंटीमीटर का जो वेट था वो मरकरी कॉलम का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो एटीएम है एक बार, उसके अंदर यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर, लेकिन टॉर के अंदर यूज कर रहे हैं मिलीमीटर। तो जो एक मिलीमीटर लेंथ का मरकरी कॉलम जो प्रेशर लगाता है, तो एक मिलीमीटर लेंथ के मरकरी कॉलम पर जो प्रेशर लगता है वो 1 टोर है। तो 1 टोर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मरकरी कॉलम। जो मरकरी कॉलम प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है 1 मिलीमीटर लेंथ का मरकरी कॉलम, वो है 1 टोर। इसीलिए जब इसको रिलेशनशिप देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ टोर की, तो 760 आ जाता, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसी वजह से 76 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हो जाएगा 760। तो याद रखना, टोर जो होता है वो प्रेशर एक्सर्ट जो करती है मरकरी कॉलम 1 मिलीमीटर लेंथ की, तो वो 1 टोर के बराबर होती है। तो यहाँ तो 76 सेंटीमीटर लेंथ की मरकरी कॉलम है, तो 76 इंटू 10 760 टोर हो गया। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इसके जो इफेक्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के,
हाइट बढ़ने पर, या फिर यूं कहें कि अल्टीट्यूड बढ़ने पर जो होता है प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। अगर आप अर्थ की सरफेस पर हैं और आप ऊपर जा रहे हैं तो लगातार प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो एयर देखो कम होती चली जाएगी, तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी कम होता चला जाएगा। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है कि अगर आपके पास फाउंटेन पेन है और आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो आपका जो फाउंटेन पेन होता है वो लीक कर जाता है पीछे से। क्यों लीक कर जाता है? क्योंकि जो प्रेशर था फाउंटेन पेन की इंक, अगर सपोज दैट ये इंक थी फाउंटेन पेन की, इस पर जो प्रेशर लग रहा था वो प्रेशर तो कम हो गया। अब प्रेशर लगने की वजह से तो फाउंटेन पेन की इंक अंदर थी, अब प्रेशर जैसे खत्म हुआ तो वो इंक बाहर आनी शुरू हो जाएगी, ये होगा। और इसी प्रेशर की वजह से डिफिकल्ट होता है माउंटेन पर कुकिंग करना। तो कुकिंग करना क्यों टफ होता है? क्योंकि वहां पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो इट इज डिफिकल्ट टू कुक ऑन माउंटेन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, प्रेशर जितना ज्यादा होगा वो खाना उतनी जल्दी पक जाएगा। अब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है एक डिवाइस का नाम है, बैरोमीटर एक डिवाइस का नाम है जिसकी खोज टॉरिसेली ने की थी। टॉरिसेली का नाम आपको जो है टॉर से याद हो जाएगा। ये 760 टॉर जो अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट किया था, एक 1 टॉर की जो वैल्यू कैलकुलेट किया था, 1 मिलीमीटर लेंथ का जो मरकरी कॉलम प्रेशर लगा रहा था वो था 1 टॉर। तो ये टॉर जो है, ये टॉरिसेली का ही लिया गया है। तो टॉर जो है टॉरिसेली से ही लिया गया है। तो टॉरिसेली ने बैरोमीटर की रिसर्च की थी, तो आपको ये बैरोमीटर की रिसर्च भी आपको याद हो गई होगी, टॉरिसेली ने की थी। लेकिन इसके बैरोमीटर के कुछ बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं, इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। एप्लीकेशन अगर ये है कि अगर बैरोमीटर के अंदर जो मरकरी कॉलम है उसकी रीडिंग अगर सडनली डिक्रीज कर जाती है, फॉल कर जाती है, तो ये इंडिकेशन देता है कि स्टॉर्म आने वाला है। स्टॉर्म की इंडिकेशन है कि एकदम मरकरी कॉलम की लेंथ का घटना। और अगर मरकरी कॉलम की लेंथ, उसकी रीडिंग जो है बहुत स्लो फॉल हो रही है, फॉल तो हो रही है लेकिन स्लो फॉल हो रही है, तो ये इंडिकेशन देता है कि रेन होने वाली है। और अगर हल्के हल्के राइज कर रही है तो ये इंडिकेशन देता है कि क्लियर वेदर होने वाला है। तो तीनों रीडिंगों को आप ध्यान रखें, और तीनों ही पूछी गई हैं एग्जाम के अंदर। प्रेशर इन लिक्विड के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी अच्छा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसके अंदर देखते हैं प्रेशर इन लिक्विड। तो इसके लिए आपको एक कंटेनर एज्यूम करना होगा, और ऐसा कंटेनर जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब आपका कंटेनर क्या होगा? इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो कंटेनर के मॉलिक्यूल्स द्वारा, कंटेनर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वॉल पर, चाहे वॉल पर हो रहा हो या फिर इसके बॉटम पर हो रहा हो, तो जो प्रेशर टोटल एक्सर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ लिक्विड्स इन वाटर, प्रेशर ऑफ लिक्विड्स इन कंटेनर। तो ये लिक्विड का प्रेशर है कंटेनर के अंदर, जो डिपेंड्स करता है हाइट पर, डेंसिटी पर। सपोज दैट अगर यहाँ प्रेशर देखा जाए तो यहाँ प्रेशर जो आप चेक करोगे वो अर्थ की जो अपर सरफेस है, इस वाटर लेवल की अपर सरफेस है, यहाँ से चेक करोगे। तो यहाँ से चेक करेंगे तो प्रेशर कम होगा, और नीचे चेक करेंगे फ्री सरफेस से तो प्रेशर और ज्यादा होगा, और बिल्कुल बॉटम में चेक करेंगे तो प्रेशर और भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो प्रेशर होता है लिक्विड्स के अंदर, लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है वो डेंसिटी, हाइट और ग्रेविटी, डेंसिटी और हाइट पर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला है P=hDg, जहां पर h हाइट है, d डेंसिटी है एंड g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कहां पर लगता है, किस तरह से लगता है। देखिए अगर आप फ्री सरफेस से, मैं आपको बड़ा सा डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं। अगर आप वाटर के फ्री सरफेस से, ये फ्री सरफेस है ऊपर वाला, फ्री सरफेस से जितनी भी डेप्थ में होंगे वो आपकी हाइट कहलाएगी। तो जितना जितना आप नीचे जाते चले जाओगे उतनी आपकी हाइट बढ़ती चली जाएगी, और आप यहाँ पहुंच जाओगे तो यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा? आप बिल्कुल बॉटम पे पहुंच चुके हो तो हाइट और भी ज्यादा इंक्रीज कर चुकी होगी, और यहाँ पर प्रेशर सबसे ज्यादा लग रहा होगा इस पूरे ही वाटर के द्वारा। तो वाटर यहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा लगा रहा होगा क्योंकि ये एंडिंग पॉइंट है वही हाइट का, ये हाइट का, या फिर यूं कहें कि ये डेप्थ का एंडिंग पॉइंट है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं लग रहा होगा बॉटम पर, और ये वॉल जो है, वॉल दीवारों पर भी लग रहा होगा प्रेशर। तो ये प्रेशर जो होता है वो हाइट के डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
तो ये वैल्यू होती है P इज इक्वल टू एच डी जी। अब इसके कुछ इफेक्ट देख लेते हैं। प्रेशर लिक्विड्स के अंदर पहला पॉइंट आता है कि इन स्टैटिक लिक्विड एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। ये अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको फिर से एक कंटेनर एज्यूम करना है और ये आपका फ्री सरफेस है। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि आप किसी भी प्लेन पर चले जाओ, यहाँ लिक्विड के अंदर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चले जाओ, यहाँ चले जाओ अंदर, तो अंदर यहाँ इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन में पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन एज्यूम कर लीजिए। तो आप यहाँ भी चेक करोगे तो उतना ही प्रेशर होगा जितना यहाँ होगा, और यहाँ चेक करोगे तो उतना ही प्रेशर होगा जितना यहाँ होगा। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर प्लेन में जो प्रेशर रहता है वो सेम रहता है। अगर आप यहाँ चले जाएंगे नीचे तो नीचे यहाँ भी प्रेशर सेम रहेगा, यहाँ भी प्रेशर सेम रहेगा, यहाँ भी प्रेशर सेम रहेगा। ये ऐसे नहीं है कि आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ का प्रेशर चेक कर रहे हो और यहाँ खड़े हो तो यहाँ का प्रेशर चेक कर रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो देखो ये वाला प्लेन अलग हो गया और ये प्लेन अलग हो गया। तो अलग अलग प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर अगर चेक करेंगे तो प्रेशर जो है वो सेम रहता है ऑल पॉइंट्स पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी आपने समझ लिया अच्छे से। और अगला पॉइंट आता है प्रेशर एट अ पॉइंट इज ए स्टैटिक लिक्विड हैज सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। अगर स्टैटिक लिक्विड है तो स्टैटिक लिक्विड वो होता है जिसके अंदर किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। ऐसे लिक्विड के अंदर प्रेशर जो होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप चेक कर लीजिए, प्रेशर जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सेम वैल्यू होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। प्रेशर एट अ पॉइंट इन ए स्टैटिक लिक्विड हैज सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी चारों तरफ चेक करेंगे कि यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, सारी हर डायरेक्शन में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो प्रेशर एट अ पॉइंट इन ए स्टैटिक लिक्विड हैज सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शंस। अगला पॉइंट इसका वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर एट अ पॉइंट इन ए लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो प्रेशर जो डेप्थ के प्रोपोर्शनल होता है ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, P इज इक्वल टू एच डी जी से। प्रेशर जो होता है फ्री सरफेस से डेप्थ के प्रोपोर्शनल होता है और प्रेशर फ्री सरफेस से डेंसिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है। डेंसिटी जो है मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है, ये लिक्विड की खुद की प्रॉपर्टी है। अगला पॉइंट है प्रेशर एट अ पॉइंट इज इन ए लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये मैं बता चुका हूं। अब आता है पास्कल लॉ फॉर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन आप आए दिन देखते रहते होंगे। इसका एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा है, प्रेशर भी बहुत अच्छा। प्रेशर इन्होंने क्या बताया था प्रेशर को, इन्होंने ये कहा था कि अगर स्टैटिक लिक्विड है और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है उसको नेग्लिजिबल कर दिया जाए, तो प्रेशर जो होगा प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चारों तरफ को। मतलब कुछ इस तरह समझ लीजिए कि आपके पास ये अरेंजमेंट है और ये सब लिक्विड है, ये सब लिक्विड है यहाँ तक। अगर आप यहाँ से प्रेशर लगाओगे तो यहाँ पर भी प्रेशर उतना ही निकलेगा जितना आप यहाँ लगाओगे। ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ पर कितना इसका क्रॉस सेक्शन है। तो प्रेशर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। इफ अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल इन ए इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये स्टैटिक की बात कर रहे हैं। प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन ए लिक्विड, तो प्रेशर जो होता है वो सेम रहता है सारे ही पॉइंटों पे। स्टैटिक लिक्विड की बात कर रहे हैं तो वही बताया मैंने आपको, अगर यहाँ प्रेशर लगाओगे तो ये प्रेशर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपने यहाँ प्रेशर लगाया ऊपर से तो ये प्रेशर यहाँ पर गया, यहाँ पर भी इक्वली हर पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा और इक्वली बाहर को निकल कर आ जाएगा। जो आपके डिस्क ब्रेक होते हैं, डिस्क ब्रेक में आप यही यूज करते हो। डिस्क ब्रेक में आप लिक्विड यूज करते हो और आप प्रेशर लगाते हो, ब्रेक दबाते हो, वो प्रेशर आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता आगे को, और जितना प्रेशर लगाया था हमने ब्रेक पर वो उतना प्रेशर डिस्क ब्रेक पर जाकर लग जाता है। तो ये होता है डिस्क ब्रेक की खास बात। जो लिक्विड होता है उसके अंदर वो हाइड्रोलिक लिक्विड होता है, वो यूज करते हैं। उसका खैर इतना रोल नहीं है, बस प्रेशर किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है ये देखना है। तो प्रेशर किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है वो मैं आपको बता चुका हूं कि आप जितना प्रेशर लगाओगे ब्रेक पर वो उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। बिना लॉस के प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है, आगे को जाता है। जिस तरह से यहाँ आपने प्रेशर लगाया था, देखो इस तरह की कंडीशन होगी। भले ही मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ यहाँ के, तो यहाँ से ये लिक्विड भरा हुआ है और अगर आप यहाँ प्रेशर लगाओगे
तो ये इतना ही प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल ही प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा और इक्वल प्रेशर ऊपर निकलेगा। तो ये होता है पास्कल के लिए का प्रेशर का, जो पास्कल का जो लॉ था प्रेशर से रिलेटेड वो ये था। उन्होंने यही कहा था कि प्रेशर जो है अगर स्टैटिक लिक्विड है और आप प्रेशर लगा रहे हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा, मतलब इक्वल ही ट्रांसफर होगा, कमवर्ती नहीं होगा। इफ अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन ए लिक्विड। ये कहा था उन्होंने। फिर दूसरी बात ये कही थी, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी डायरेक्शन। तो वही बात आ गई कि ट्रांसमिट होगा बिना किसी लॉस के सभी डायरेक्शन में इक्वली, तो इक्वली ये ट्रांसमिट होता चला गया। तो ये इन्होंने ये कहा था। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन पास्कल लॉ। तो ये सारे के सारे पास्कल लॉ पर वर्क करते हैं, बता चुका हूं आपको। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर किस तरह का प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है वो देख लेते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस विच एक्सपेंड्स। ऐसे सब्सटेंस जो एक्सपेंड करते हैं फ्यूजन पर, फ्यूज होने के बाद एक्सपेंड करते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द प्रेशर। तो ऐसे सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ। आपको एक बार और बता दूं, ऐसे सब्सटेंस जो मेल्ट होने के बाद फैलते हैं उन पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है। जैसा कि वैक्स, ये मेल्ट होकर फैलेगी तो इस पर अगर प्रेशर लगाएंगे, बिना मेल्ट हुई वैक्स पर जब प्रेशर लगाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। अगली कंडीशन क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस विच कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन फ्यूजन। ऐसे सब्सटेंस जो मेल्ट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फ्यूज होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो जाता है इंक्रीज करने पर टेम्परेचर। जैसे कि आइस, अगर आपके पास आइस के पीसेज हैं, आइस के पीसेज अगर आप उसको फ्यूज करोगे तो जो लिक्विड निकल कर आने वाला है इस आइस से, उसका जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा कम होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ऐसे सब्सटेंस का वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज कर जाता है। अगला पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट सभी सब्सटेंस का प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। एक बार और सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट सारे ही सब्सटेंस का प्रेशर इंक्रीज करने से उन सारे ही सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है प्रेशर इंक्रीज करने से। तो आपने इस वीडियो में देखा पास्कल लॉ क्या था, पास्कल लॉ के यूजेस देखे आपने, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रेशर का इफेक्ट आ रहा है, और आपने P = HDG प्रेशर इन लिक्विड्स देख लिया, किस तरह से लिक्विड के अंदर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है और प्रेशर निकलता है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब आपने देख लिया। और इससे पिछली बारी स्लाइड्स बता देता हूँ आप, इन स्लाइड्स में हमने पूरा प्रेशर पढ़ रहा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ रहा, इसके अंदर टॉर क्या होता है वो आपने पढ़ रखा, और बैरोमीटर पढ़ रखा, बैरोमीटर की खोज किसने की, टॉरी सेली ने की, ये पढ़ रखा। आपने सबको अच्छे से एक्सप्लेन करके सुना और बैरोमीटर की रीडिंग वगैरह हमने इसमें अच्छे से पढ़ी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट है, अब भी कोई डाउट आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पर्सनली कमेंट करके आप मुझसे डाउट डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि आपको इस चैप्टर में, ल्यूसेंट के इस चैप्टर में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने एक चीज़ को भले 2-3 बार रिवाइज किया हो और रिपीट किया हो, वो इसीलिए रिपीट किया है कि कहीं डाउट नहीं रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।